जय हिंद बच्चा लोग, आप सभी का स्वागत करता हूं डिजिफाई डिफेंस चैनल पर। और एनडीए 2026 का सफर यहां से शुरू हो चुका है। बहुत सारे बच्चे ये नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि कैसे हम लोगों का अपना स्टडी का स्ट्रक्चर रखना चाहिए सो दैट हम लोग समय पर मोस्ट ऑफ द सिलेबस को कवर भी कर पाए और बहुत अच्छे से कवर कर पाए सो दैट हम लोग एग्जामिनेशन को बहुत स्मूथली क्रैक कर सकें। राइट, बच्चों को मैथमेटिक्स के साथ एक मेजर डिफिकल्टी फेस करने को मिलता है कि वो 120 सवालों को देके घबरा जाते हैं, टाइम पर सॉल्व नहीं कर पाते हैं और थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो है भी, है ना। जैसा कि हम सभी जानते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट बच्चों को लगता भी है और है भी। मतलब अगर मैं एज कंपेयर टू जीएटी बोलूँ तो थोड़ा बच्चों को ज्यादा परेशानी फेस करने को मिलता है। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि कैसे आप इन 4 महीनों का सफर तय कर सकते हैं और कैसे आप अपनी स्टडी को स्ट्रक्चर कर सकते हैं सो दैट आप आराम से एनडीए 2 2026 की तैयारी को इन लिमिटेड टाइम के अंदर पूरी भी करें और बहुत कॉन्फिडेंटली एग्जाम को क्रैक करने की तैयारी कर सकें। तो आज का सेशन क्या है? बिगिनर्स गाइड है कि आप अपने मैथमेटिक्स की एनडीए मैथमेटिक्स की जर्नी को कैसे स्टार्ट करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो सबसे पहले जो हम लोग ये जानते हैं कि एनडीए मैथमेटिक्स मेजरली जो सिलेबस कवर होता है वो 11th और 12th के मैथमेटिक्स के टॉपिक से ही सवाल ज्यादातर बनते हैं। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जो बच्चा एक डिफिकल्टी फेस करता है वो है इसकी बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स यानी कि जो वो बचपन से पढ़ता हुआ आ रहा है, 5th 6th 7th 8th 9th 10th, इनमें जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, चाहे वो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में रूट्स का, कोफिशिएंट्स का जो कॉन्सेप्ट है, या फिर अलग अलग मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन हो गए, या फिर थ्योरम हो गए, या फिर कोई ऐसी चीज जो कि आप लोगों को लेमा जैसा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता है, इस तरह की सारी चीजें जो है वो बच्चा क्या होता है कि क्लास 10वीं तक कई सारे स्टूडेंट जो है वो मैथमेटिक्स में मजबूत नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो एनडीए को एम करते हैं। तो मैं उनको ये खासकर बता देना चाहता हूं कि बेटा, अगर आपकी बेसिक मैथमेटिक्स जो आपने क्लास 10 तक की मैथमेटिक्स पढ़ी, अगर वो कमजोर है तो डेफिनेटली आपको एनडीए मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करने को मिलेंगी एज कंपेयर टू दोज जिनकी क्लास 10 तक के मैथमेटिक्स अंडरस्टैंडेबल है, वो अच्छे से समझ सकते हैं। भले ही वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए ना कर पाए, लेकिन हाँ, उनकी जो कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग है। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप एनडीए मैथमेटिक्स की शुरुआत कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत वेस्ट ना जाए, आपका समय बर्बाद ना हो, तो आपको क्लास 10 तक की मैथमेटिक्स पढ़नी जरूर चाहिए, जिसके अंदर मैं अगर आपको बताऊं कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो है नंबर सिस्टम। आपको नंबर सिस्टम के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, डेसिमल्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं। मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चों को एचसीएफ एलसीएम निकालना नहीं आता है। वो ये कहते हैं कि सर जी आपने एलसीएम कैसे निकाला। तो बेटा, कैसे आप खुद सोचो, एनडी की मैथमेटिक्स कैसे आप क्रैक कर पाएंगे अगर आपको ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें भी नहीं पता है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आप जानते हैं, डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है, कि अगर आप किसी नंबर डिवाइजर से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका जो रिमाइंडर होगा उस डिवाइजर से कम आएगा या फिर जीरो आएगा, है ना। तो इस तरीके से होगा। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये बहुत बार इस्तेमाल होते हुए आपने देखा होगा ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में, खासकर इस तरीके के ऑपरेशंस का इस्तेमाल होता है। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो बच्चों को नहीं पता होता, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है शुरुआत करने से पहले। मैं ये नहीं कहता कि इनके हजार हजार सवाल लगाओ, सौ सौ सवाल लगाओ, नहीं, आपको ये पता होने चाहिए कि ये चीजें क्या हैं, इनका सही मतलब क्या है, ठीक है। एलजेब्रा के अंदर आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, फैक्टर थ्योरम क्या होता है, किसी इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है, मिडिल ऑफ स्प्लिटिंग बच्चों को नहीं आता है यार, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना आना चाहिए। जनरल टर्म, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, ये क्लास 10th के अंदर आप लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में पढ़ते हो, है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ज्योमेट्री के अंदर आते हैं, लाइंस एंड एंगल्स में जो एंगल्स की प्रॉपर्टी होती है, जैसे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स, है ना, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ट्राइंगल्स के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मीडियन की, है ना, ये सारी जो ऑल्टीट्यूड्स हो गया, ऑर्थोसेंटर हो गया, ये सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए।
क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर आपने कौन कौन से फिगर्स पढ़े होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, जैसे पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं, इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। इसी तरीके से स्क्वायर की अलग प्रॉपर्टी होती है, रेक्टेंगल की अलग प्रॉपर्टीज होती है, तो सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर देखो कोनिक सेक्शंस के अंदर क्वेश्चन बनता है, राइट, है ना। सर्कल की प्रॉपर्टीज होती हैं कि कहां पर एंगल कब बराबर होगा, कब डबल होगा, कब 90 प्लस हाफ एंगल होगा, कब 90 प्लस माइनस हाफ एंगल होगा, है ना। तो इस तरीके के प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलती हैं जो कि क्वेश्चंस होते हैं, डेफिनेटली उन्हीं को हम लोग प्रॉपर्टी समझ लेते हैं जी। एरिया एंड पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बहुत रेयरली यूज होता है लेकिन होता है। कॉन्ग्रुएंसी आपको समझ में आना चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी की दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया बराबर होगा, उनके साइड जो होंगे वो इक्वल होंगे। वहीं पर सिमिलैरिटी में प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। और टेंजेंट्स टू दी सर्कल, ये तो आपको पता है कि यहाँ जब हम लोग सर्कल यानी कोनिक सेक्शंस पे जाते हैं तो टेंजेंट्स का जो नियम होता है वो सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन बेटा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इंपॉर्टेंट से कम भी नहीं है, बिकॉज यही आपका आधार रखता है एनडीए मैथमेटिक्स को शुरू करने से पहले। क्योंकि अगर आप ये चीजें नहीं समझते हो, अगर आपको यहीं पर डाउट है, तो डेफिनेट सी बात है जब आप एनडीए मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए चलेंगे तो आपको वहां पर भी मेजर डाउट्स फेस करने को मिलेंगे। नेक्स्ट इसी तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आइडेंटिटीज, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। मेंसुरेशन में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का फॉर्मूला हो गया। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, फ्रस्टम ऑफ अ कोन, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में मीन, मोड, मीडियन जैसी चीजें आपको पता होनी चाहिए। पाई चार्ट आपको बचपन में सिखा दिया जाता है, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, ये सारी चीजें आपको सिखा दी जाती हैं। प्रोबेबिलिटी भी बेसिक लेवल की प्रोबेबिलिटी आपको क्लास 10 तक की सिखा दी जाती है। तो यहां से मैं कहता हूं कि अगर आप ढंग से, ईमानदारी से अगर आप ये सारी चीजें पढ़ने की कोशिश करते हैं तो मैक्सिमम 10 दिन, मुझे लगता है मैक्सिमम 10 दिन के अंदर आप सारे फॉर्मूले, सारे रिजल्ट, सारे थियरम्स, ये सारी चीजें आप इन 10 दिनों के अंदर कवर अप कर सकते हैं। कुछ बच्चे को शायद 15 दिन लग जाए, लेकिन 10 से 15 दिन के अंदर अंदर अगर आप इसे साउंड कर लेते हैं, आप इसे समझ लेते हैं, आप इन पर कुछ कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग आप बना लेते हैं, मजबूत कर लेते हैं, तो डेफिनेटली अब आप तैयार हैं एनडीए मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि यहां से जो आपका अब आधार रखा जाएगा वो इसी भरोसे रखा जाएगा कि आपको ये सारी चीजें पता हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आती है। मैं ये लिखकर इसलिए लाया हूं ताकि आप कोई चीज मिस ना कर जाएं कि हाँ सर मैंने ये चीज तो पढ़ी ही नहीं, क्या अब आप बता देंगे या फिर ऐसा कुछ। तो आप पहले से इसको तैयार करके चलिए, राइट जी, ठीक है। इसके बाद अगला कदम आता है, मैं सिलेबस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि इंडियन मैथमेटिक्स का सिलेबस कितना बड़ा होता है। भाई देखो मैंने यहाँ पर कुछ टॉपिक्स के नाम लिखे हुए, मैं एक बार चेक करता हूँ ये सारा दिखाई दे रहा है, हाँ सब कुछ दिखाई दे रहा है। व्हाइट वाला थोड़ा सा हल्का धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा होगा, बट आई गेस आप लोगों को पढ़ने में आ रहा है। तो अब अगर मैं इनकी वेटेज की बात करूं तो वेटेज जरा सा देख लेते हैं, वेटेज कैसा कैसा होगा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर आप देखो हाई स्कोरिंग ग्रीन वाले हैं, एवरेज स्कोरिंग जो है वो आपके येलो वाले हैं, और रेड वाले जो है वो लो स्कोरिंग हैं। तो आप यहां से अपनी एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि भैया मुझे कौन कौन से चैप्टर्स पर ध्यान देने हैं। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर हाई स्कोरिंग वाले चैप्टर्स की बात करूं, ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री मिलाकर, ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री मिलाकर बेटा 12 क्वेश्चंस तक यहाँ पर फंस जाते हैं हमारे। प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो बेटा 12 क्वेश्चंस ये पूछ लेता है। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स की बात करूं तो 10 क्वेश्चन यहां से पूछ लिए जाते हैं, है ना। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो 8 से 9 क्वेश्चन यहां पर पूछ लिए जाते हैं। तो अच्छा खासा वेटेज आप देख सकते हो, 12 दूनी 24, 24 और 8 मिलाकर 32 और 10 40-42 क्वेश्चन, यानी 33% पार्ट जो है पूरे क्वेश्चन पेपर का, 40 सवाल हमारे सिर्फ इन 4 चैप्टर से पूछ लिए जाते हैं। आप जनरली ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री को अलग अलग मान सकते हैं, लेकिन है नहीं वो। तो आप देख रहे हो मेजरली 4-5 चैप्टर्स मिलाकर हमारा 33% सिलेबस जो है वो कवर अप हो जाता है। मतलब इतना वेटेज हम लोग स्कोर कर सकते हैं बड़े आराम से। आप 300 में से 100 मार्क्स तक का क्वेश्चन पेपर यहीं पर सेट कर सकते हैं, है ना। तो यहां तो हम लोगों को फुल 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 ऑन ध्यान देना है बेटा, फुल ऑन ध्यान देना है जी। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कि एवरेज स्कोरिंग, जो कि मतलब 5-6 सवाल तक पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा जोर भी नहीं लगाना पड़ता है, ठीक ठाक लेवल की पढ़ाई करके आप यहाँ पर कर सकते हो। जिसके अंदर बेटा अगर मैं बात करूं तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है सर जी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में मैं बोलूं तो 4 क्वेश्चन यहां से पूछ लिए जाते हैं, 4 से 6 क्वेश्चन होते हैं, मैं कम कम लिख रहा हूं। रिलेशन फंक्शन में से 4 क्वेश्चन तक पूछ लिए जाते हैं, ठीक है।
अच्छा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से बेटा 3 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जी। कॉम्प्लेक्स नंबर में से 4 सवाल पूछ लिए जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से 5 सवाल तक पूछ लिए जाते हैं। सीक्वेंस सीरीज में से 4 सवाल तक पूछ लिए जाते हैं। बाइनोमियल थ्योरम में 4 सवाल तक पूछ लिए जाते हैं। लिमिट्स में से 3 सवाल तक पूछ लिए जाते हैं। डेरिवेटिव्स में से 3 सवाल तक पूछ लिए जाते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में 4 सवालों तक का वेटेज बनता है। वेक्टर अलजेब्रा में भी 4 सवालों तक का वेटेज बनता है। तो आप देख सकते हो 4-5 क्वेश्चंस तक का वेटेज हम लोगों को इन क्वेश्चंस के अंदर, इन चैप्टर्स के अंदर मिल रहा है। हाँ, ये सभी काफी वैरायटी के हैं, जैसे इनके बीच में आपस में कुछ खास रिश्ता आपको देखने को नहीं मिलेगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अलग है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स अलग है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अलग है, सीक्वेंस सीरीज अलग है, बाइनोमियल थ्योरम अलग है ना। इन सब में आपको अलग अलग वैरायटी ऑफ स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाके आप इनमें मास्टर कर पाओगे। और मोटा मोटी वेटेज अगर मैं देखकर चलूं, 4-4 8-4 12 12-4 16-4 20 20 और 8 28 28 और 6 28 और 6 34 34 और 8 मिलाकर अगर हम लोग देखें तो 40-42 क्वेश्चन यहां से बन जा रहा है, यानी ये वाला पार्ट हमारा 33% तक का वेटेज बन रहा है। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि रेड वाला पार्ट जो है, ये मैं मिनिमम क्वेश्चंस बता रहा हूं बेटा, कम से कम, मतलब कम से कम, ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम वाले क्वेश्चंस बता रहा हूं। तो अब आप इसके अंदर अगर ध्यान देते हैं तो आपको पता चलता है कि सर इनइक्वालिटीज में से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, लॉगरिथम में से 1 से 2 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, सेट थ्योरी में 3 से 4 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से बेटा अगर मैं बात करूं तो 1 से 2 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, स्ट्रेट लाइंस में से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, कोनिक सेक्शन में 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन में जो 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन अगर मैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की बात करूं तो डेफिनेट इंटीग्रेशन को इन्वॉल्व करके बेटा 3 से 4 क्वेश्चन तक पूछ लिए जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। 3D ज्योमेट्री में से बेटा 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और बाइनरी नंबर में से कभी आता है कभी नहीं आता है। तो ये मोटा मोटा आप देख सकते हो कि यहां पर हम लोगों का वेटेज जो है काफी गिरा हुआ है और चैप्टर्स बहुत ज्यादा हैं। इसके अंदर मैंने पूरी जो 2 डायमेंशन एनालिटिकल ज्योमेट्री है उसको अंदर कवर किया है, जो कि बच्चों को जनरली पसंद भी नहीं होती है, बहुत सारा एफर्ट भी लगाना पड़ता है, और उसके बाद भी बच्चा इसमें कॉन्फिडेंट फील नहीं करता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता है, और ऊपर से वेटेज भी कम है भाई। कितना है वेटेज, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ो, स्ट्रेट लाइंस पढ़ो, कोनिक सेक्शन पढ़ो, 3 मोटे मोटे चैप्टर्स पढ़ो, और हमें सवाल का वेटेज कितना मिल रहा है, 7 8 10 सवाल बस। इसके लिए इतनी खोपड़ी लगाने की जरूरत है? तो मेरे ख्याल से मैंने आपको एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी भी बता दी कि आपको कहां पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है, और किन चैप्टर्स पर आपको ध्यान देना है कि हाँ मैं यहां से भी अच्छा खासा स्कोर बिल्डअप कर सकता हूं। आपको ये बात तो पता है ना कि आप लोगों को कितना सेफ स्कोर करना होता है। देखो बेटा, एनडीए कहता है कि सेक्शनल कट ऑफ अगर हम लोग बात करें तो मैथमेटिक्स में 25%, यानी आपको 75 मार्क्स स्कोर करना है, क्योंकि 300 मार्क्स का पेपर होता है। 75 मार्क्स आपको स्कोर करना है। अब इसके बाद आप अगर स्कोर करते हैं तो वो आपके मतलब कट ऑफ क्लियर कर लिया आपने, बेसिक सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर लिया। अब आपको मेरिट लिस्ट में नाम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इतना तो स्कोर करना पड़ेगा सो दैट आप जो फाइनल कट ऑफ है उसमें वो मैच कर सकें, राइट। तो रिटर्न का जो कट ऑफ होता है, तो रिटर्न का कट ऑफ मोटा मोटी एवरेजली बेटा 350 के आसपास जाता है, जिसमें मैथ्स को अगर मैं सेफेस्ट स्कोर कहूं कि कमजोर से कमजोर बच्चा जो बड़ा मैथ्स से घबराता है या फिर उसका मैथ्स के बैकग्राउंड के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, तो उन सिचुएशन के अंदर मैं कहता हूं बच्चे को कम से कम 100 से 120 स्कोर करना चाहिए। एक अच्छा और एवरेज स्टूडेंट, अगर मैं जो जो मैथमेटिक्स पढ़कर आया हुआ है, जिसे मैथमेटिक्स अच्छे से समझ में आती है, तो उनके लिए बात करूं तो वो 130 से 150 तक अगर स्कोर करते हैं तो दे आर डूइंग बेस्ट, बहुत बेहतरीन वो स्कोर कर रहे हैं। आपको यही रेंज अपनी बना के चलनी है। एक बहुत ही बिलो एवरेज स्टूडेंट 100 से 120, एक एवरेज स्टूडेंट 120 140, और एक बेहतरीन स्टूडेंट 130 से लेके 150 160 तक स्कोर कर सकता है मैथमेटिक्स में। मैंने आप लोगों को चैप्टर्स का वेटेज बता दिया है, यहां से आप अपने चैप्टर्स को चुन सकते हैं कि मेरे को कौन कौन से चैप्टर छोड़ने हैं, कौन से चैप्टर करने हैं, मेरे कौन से इंटरेस्ट में है। कुछ कुछ बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री अच्छी नहीं लगती, लेकिन बेटा वेटेज को ध्यान में रखते हुए मैं कहूंगा ट्रिग्नोमेट्री पर जान लगानी पड़े बेटा लगाओ। ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही सिंपल सा नियम है, ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको दिक्कत देती है तो उसको देखो, सबसे पहला जो स्टेज आता है बच्चे का वो है सर फॉर्मूले याद नहीं होते। चलो, वो स्टेज बच्चा किसी तरीके से कवर भी कर लेता है तो फिर कहता है सर फॉर्मूले तो याद हो गए, लेकिन अब क्वेश्चन देख के ये नहीं समझ में आता है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, है ना, होता है ना आपके साथ। तो
एग्जैक्टली exactly. इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैंने ऑब्वियस सी बात है मैं भी आप लोगों की उम्र से गुजरा हूंगा, मेरे सामने भी ट्रिग्नोमेट्री एक पहाड़ बनकर आया होगा, तो मैंने इस चीज को टैकल करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि मैंने सबसे पहले फॉर्मूले याद किए, एज यूजुअल फॉर्मूले याद किए, फॉर्मूले याद नहीं हो रहे थे तो उसका दूसरा स्टेप मैंने लगाया साथ में। दूसरा स्टेप ये कि मैंने आर डी शर्मा क्लास 11th की जो आर डी शर्मा है उसके अंदर हम कम से कम मान के चलो 1000 सवाल तो हैं ट्रिग्नोमेट्री के, 1000 सवाल। हाँ, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंस लेकर आते हो ट्रिग्नोमेट्री में तो ट्रिग्नोमेट्री आपको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में नहीं, आपको कैलकुलस में मदद करेगा, आपको कई और जगहों पे भी मदद करेगा, फंक्शन चैप्टर में मदद करेगा। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को साउंड करना जरूरी है, साउंड मतलब है ना, मजबूत करना जरूरी है। तो ट्रिग्नोमेट्री पर मेहनत करो बेटा, चाहे जितना भी आप लोगों को डर लगे, चाहे जितना भी आप लोगों को ये लगे कि हाँ मेरे से नहीं हो रहा है, लेकिन आपको ये करना जरूरी है, बिकॉज ये एक हथियार है जो एनडीए की जंग को जीतने में आपको बहुत मदद करेगा, डेफिनेटली मदद करेगा। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के लिए क्या करना है, आर डी शर्मा उठानी है। आर डी शर्मा में आपने पहले सॉल्व एग्जाम्पल्स किए, सॉल्व एग्जाम्पल्स आपको नहीं बन रहे हैं तो आप उसके सोल्यूशन को देखकर सॉल्व करने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, आप जितने वैरायटी के क्वेश्चंस लगाते रहोगे आपको क्वेश्चन धीरे 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 आपके दिमाग में कहीं सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चंस आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होंगे वैसे वैसे आपको उससे रिलेटेड फॉर्मूले भी लिंक होने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा होगा जब आप 100 क्वेश्चन लगा लोगे तो आपको धीरे धीरे हल्का हल्का कॉन्फिडेंट फील होना शुरू होगा। जब आप ऐसे करते हुए 400-500 सवाल लगा लोगे तो आप बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंट फील करोगे कि हाँ अब मेरे को बहुत वैरायटी के क्वेश्चन पता है, मुझे फॉर्मूले भी धीरे धीरे क्वेश्चंस के याद होते जा रहे हैं और ये भी पता चल जा रहा है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ये बहुत जरूरी पार्ट है बेटा, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं जब तक आपको कॉन्फिडेंस फील ना आ जाए। बच्चे ये कहते हैं कि सर जी ट्रिग्नोमेट्री के मेरे को 20 सवाल 30 सवाल 40 सवाल 50 सवाल लगाने पर मेरे को कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा। अरे बेटा कैसे होगा, ट्रिग्नोमेट्री कोई हलवा पूड़ी थोड़ी ना है कि हाँ गरम गरम उतारा और खा लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए आपको सच में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो क्लास 11th की आर डी शर्मा आपको डेफिनेटली लगानी चाहिए अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री वीक है। मेरी तरफ से तो ये सजेशन है बेटा, आप मुझे बताइए आप क्या कर रहे हैं, है ना। चलिए, तो ये वेटेज आप लोगों को समझ में आ गया है। अब अगर मैं इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करूं तो बच्चा कहता है कि सर जी इंपॉर्टेंट बुक्स हमें नहीं समझ में आती कि कौन कौन सी किताबें हमें लगानी चाहिए, कौन सी किताबें हमें डेफिनेटली सक्सेस प्रोवाइड कर सकती है। तो बेटा देखो, अगर कोई बिगिनर है, बिल्कुल बिल्कुल पहली बार वो बच्चा अगर एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसे ये वाली बुक जरूर लगानी चाहिए जो कि आपके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को क्या करता है बेटा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करता है, जिससे आपको यह पता चलता है कि एनडीए किस तरीके से सोचता है, किन किन तरीकों के क्वेश्चंस, किन किन तरीकों के एमसीक्यूज आपके सामने प्रेजेंट करता है। तो आर एस अग्रवाल फॉर एनडीए ने जो बुक है ये एक अच्छी किताब है आप लोगों की बेसिक प्रिपरेशन को मजबूत करने के लिए। अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं और आप ये घबराने से बचना चाहते हैं कि क्योंकि एनडीए के सवाल इस लेवल से थोड़े से ऊपर होते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो मार्केट में एक और बुक जिसे आप जानते हो कि इंडिया की सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है तो पाथफाइंडर, ठीक है, अरियन की, तो ये किसके लिए बेटा, ये प्रो लेवल के लिए है। प्रो लेवल यानी कि आप समझ रहे हो बेटा, वो बच्चे जिन्होंने मजबूत कर लिया है अपने मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट, जिनको शायद वो पहली बार नहीं दूसरी बार या तीसरी बार अटेम्प्ट दे रहे हैं, वो मैथमेटिक्स का सिलेबस एक बार कवर कर चुके हैं, अब उनको अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत फील होती है क्योंकि वो आसान क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना चाहते, उन्हें टाइम वेस्ट जैसा लग रहा होता है। तो अगर कोई बच्चा पहली बार में ये किताब लेता है ना तो उसके साथ एक दिक्कत होती है, क्या, क्योंकि इसके अंदर होते हैं सच में अच्छे सवाल जो कि एनडीए का लेवल से भी ऊपर होते हैं। तो बच्चा जब इस तरीके के क्वेश्चन डील करता है तो वो अपने बाल नोच रहा होता है कि सर जी मेरे से तो हो ही नहीं रहे, मेरे को तो अच्छा ही नहीं लग रहा, इसका मतलब मैं काबिल ही नहीं हूं इस एग्जामिनेशन के। नहीं, ये गलत है। मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप पहले दिन अगर जिम जा रहे हो और मैं तुमसे कहूं कि भाई मार 100 किलो का बेंच प्रेस, मार मार दोगे क्या बेंच प्रेस 100 किलो का? नहीं मार पाओगे। आपसे 10 किलो लग जाए यही बहुत बड़ी बात है कि 10 किलो का बेंच प्रेस आप मार दो कि इधर 10 और इधर 10 लगा दो, नहीं है ना, इतना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बेटा अगर आप पहली बार जिम में जा रहे हो तो उस दिन के हिसाब से अपनी उस टाइम की कैपेबिलिटी के हिसाब से वजन उठाओगे, या फिर आप देखोगे कि अरे वो देखो वो सबसे बढ़िया बॉडी बिल्डर है, वो सबसे ज्यादा वजन उठा रहा है, मुझे वैसा ही वजन उठाना है। तो ये थोड़ा माइंडसेट का खेल है, आप गलत तरीके से जा रहे हो, दुनियादारी देखते हुए आप अपने आप को सोचते हो कि वो कर रहा है तो मैं भी करूंगा। नहीं, आपको अपनी करंट सिचुएशन को समझते हुए करना है कि मैं अभी के लिए किस लेवल पर हूं, मुझे उस लेवल के हिसाब से चलना चाहिए, राइट। तो अगर आप बिगिनर हैं तो डेफिनेटली आपको आर एस अग्रवाल से शुरू करनी चाहिए। अगर आप पहले आर एस अग्रवाल सॉल्व कर चुके हैं या फिर आप एक बार या दो बार अटेम्प्ट दे चुके हैं और आप एनडीए के मैथमेटिक्स पढ़ चुके हैं, अब आपको अच्छे सवाल प्रैक्टिस करने हैं, तो आपको अप्रूव लेवल के लिए अरिहंत की पाथफाइंडर लेनी चाहिए।
फिर उसके बाद बेटा 18 साल, यहाँ पे देखो टॉपिक वाइज 18 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनडीएनए का, चैप्टर वाइज जो है ये बटे हुए। अगर आप बुक लेना चाहो तो दिशा पब्लिकेशन जो है ये अच्छी एक किताब है जो कि आप लोगों को 10-12 साल का ये, जिसमें इसमें 18 साल तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो सेग्रीगेट करे हुए हैं चैप्टर वाइज। तो ये पीवाईक्यूज आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करनी चाहिए, बिगिनर हो प्रो हो आपको करना है। आपको मिनिमम 10 इयर्स करना है। मैं आप लोगों को मिनिमम बता दे रहा हूं कि मिनिमम 10 इयर्स के पीवाईक्यूज आपको करने हैं, क्योंकि ये आपको एनडीए का एक्चुअल लेवल मीट करवाएगा कि एनडीए के कैसे सवाल आते हैं, कैसे उनको सॉल्व किया जाता है, कैसे उसमें कोई ट्रिक लग रही है, कैसे उसमें हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि कौन सा चैप्टर और कौन सा चैप्टर मिक्स करके क्वेश्चन बनाया जा रहा है। तो ये एक्चुअली में लेवल आपको इंट्रोड्यूस करवाएगा। तो ये चीज बहुत जरूरी है। और लास्ट में बेटा आप जहां से भी पढ़ रहे हो आपको 10 मॉक टेस्ट जरूर करने चाहिए। कैसे भी पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, आपको 10 मॉक टेस्ट लास्ट में जरूर करने चाहिए, क्योंकि 10 मॉक टेस्ट आपको रियल टाइम एग्जामिनेशन में जो भी परेशानियां होंगी उससे आपको अवगत करवाएगा, फेस करवाएगा, ताकि आप उन गलतियों को एग्जाम टाइम में ना दोहराएं। ये बहुत जरूरी है, राइट। चलिए, तो अब इसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि ये सारी चीजें अगर आप तैयार करने चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस आपको मिले, तो मैं यहां पर आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं एलीट फोर्स मैथमेटिक्स ओनली बैच, जिसके अंदर मैं ये सारी चीजें, चाहे कि चैप्टर को किस सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए, कितने डेप्थ तक पढ़ना चाहिए, किस लेवल तक के क्वेश्चन करने चाहिए, प्रैक्टिस मटेरियल हो गया, पीवाईक्यूज हो गए, आरएस अग्रवाल के सॉल्यूशन हो गए, ये सारी चीजें अगर आपको एक जगह पर चाहिए तो बेटा ये प्रो बैच है। प्रो बैच के अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है बेटा मैं बता देता हूं। लाइव लेक्चर्स, एलीट फोर्स 2026 का फर्स्ट वाला जो बैच हम लोगों ने लिया है, ठीक है, वो कंप्लीट रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ताकि आप अगर चाहे तो कोई चैप्टर पहले पढ़ना चाहते तो आप पहले पढ़ लेंगे। फिर आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम यानी डीपीपीज मिल जाएंगी, जिससे आप चैप्टर को पूरा करने के बाद अपनी प्रैक्टिस को चेक करेंगे कि हाँ किस तरीके के सवाल और करने चाहिए। तो क्या होता है कि लेक्चर के अंदर हम लोग ज्यादा से ज्यादा 10, 12, 15, 20 सवालों तक करवा सकते हैं, लेकिन किसी लेक्चर के अंदर हमें पढ़ाना भी बहुत सारा होता है और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाने होते हैं, तो हम लोग बहुत चुने हुए सवाल आप लोगों को क्वेश्चंस के अंदर प्रैक्टिस करवाते हैं। लेकिन क्या इससे सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाते हैं? नहीं। तो ऑब्वियसली बात है, हम लोग डीपीपी देते हैं ताकि आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर पाए जो क्लास में नहीं हो पाए, ठीक है। तो वो डीपीपी जो है वो आप लोगों को पर चैप्टर आप लोगों को 100 से 150 सवाल तक मिलते हैं। यानी अगर मैं 30 चैप्टर मान के चलूं तो आपकी डीपीपी करीब करीब करीब, मैं अगर आपको सीधा सीधा बताऊं, डीपीपी में 4500 प्लस क्वेश्चंस का आपको एमसीक्यू बैंक मिलता है। 4500 प्लस, यानी कि हर चैप्टर में एवरेज 150 सवाल अगर मैं लगाकर चलूं तो इतने सवालों की डीपीपी आप लोगों को मिलती है चैप्टर वाइज। पीवाईक्यू में 10 साल से ज्यादा के पीवाईक्यू सॉल्व करके मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जिसके अंदर मैं अंदाजा लेकर चलूं यहाँ पे 100 के हिसाब से 30 चैप्टर के, मैं कहूंगा कि हमारे पास 3000 सवाल तो सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज के जाते हैं, जिसके सोल्यूशन प्लस वीडियो सोल्यूशन और प्लस आपको पीडीएफ सब आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। फिर आपको सिलेबस टेस्ट और फुल मॉक टेस्ट प्लस, इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूं, प्रो बैच के अंदर आप लोगों को आरएस अग्रवाल का डिटेल्ड सॉल्यूशन भी मिलेगा। यानी इस बैच के अंदर अगर मैं आपसे कहूं कि ये सारी किताबें जब आप लेने जाते हैं, सपोज कीजिए एक डीपीपी एक किताब के बराबर हो जाती है। जैसे मान लीजिए मैं अरिहंत की पाथफाइंडर ही ले लेता हूं, तो अरिहंत की पाथफाइंडर आप आज ही गूगल पे जाकर देखिए कि कितने रुपए की है, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो दिशा पब्लिकेशन की है उसको आप गूगल पे देख लीजिए कितने रुपए की है, आरएस अग्रवाल देख लीजिए कि कितने रुपए की है। इन तीनों किताबों का आप प्राइस मैच कीजिए और उस प्राइस को मैच करने के बाद देखिए कि आपको कितने रुपए वो टोटल पड़ रहे हैं। और मैं आप लोगों को ये बैच जो है कितने रुपए में यहां पर देने की कोशिश कर रहा हूं, वो है 699 रुपीज ओनली। इसके अंदर आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं, एक जगह पर मिल रही है, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें आप एक्सेस कर सकते हैं इन जस्ट 699 रुपीज, ठीक है, जिसमें डिस्काउंट आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आप लोगों को एक बेसिक बैच मिलता है। बेसिक बैच में अगर आप चाहते कि नहीं सर जी मैंने तो पहले अटेम्प्ट दे चुका हूं लेकिन मुझे पहली बार में अच्छे से समझ में नहीं आया, मैंने किताबें भी खरीद ली है, मैंने आरएस अग्रवाल भी ले लिया है, मेरे पास पीवाईक्यूज की किताब भी है, तो बेटा ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ एक बेसिक बैच ले सकते हैं जिसके अंदर आप लोगों को आरएस अग्रवाल का सॉल्यूशन प्लस आप लोगों को एलीट फोर्स 2026 की फर्स्ट वाली रिकॉर्डिंग जो है ये आपको नहीं मिलती है। ये जस्ट आप लोगों को मिल सकता है 499 रुपीज के अंदर,
ठीक है, ये सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ हैं जी। अब आप कोई भी परेशानी होती है तो आप इन टेलीग्राम चैनल्स के साथ मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जिसके अंदर आप डाउट्स पूछ सकते हैं कि सर मेरे को ये परेशानी हो रही है, क्या मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, तो मैं वहां पर आप लोगों को और बताऊंगा। और इसी के साथ अगर आप किसी टेक्निकल इश्यूज से फेस कर रहे हैं तो 9958511174 ये जो व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप क्या करेंगे, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे। सो व्हाट्सएप क्यों करना है इसके अंदर, सपोज कीजिए आप कोई टेक्निकल इशू फेस कर रहे हैं, बैच लेने में दिक्कत हो रही है, या फिर आपको कोई बैच से रिगार्डिंग कोई डिटेल पूछनी है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी टीम जो है आपको जरूर असिस्ट करेगी, ताकि आप किसी भी परेशानी से मतलब कोई भी परेशानी आपको ना रोके और फिर आप आराम से अपनी तैयारी शुरू कर सकें, राइट। ठीक है, तो ये था मेरी तरफ से स्ट्रैटेजी। मैंने पूरी बात एक बार सम अप कर देता हूं कि आप लोगों को शुरुआत कैसे करनी है। प्लीज सबसे पहले शुरुआत अपनी क्लास 10 तक की मैथमेटिक्स को मजबूत करिए, फिर उसके बाद एनडी की मैथमेटिक्स शुरू करिए। मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा वेटेज स्कीम बता दिया है कि आपको सबसे ज्यादा वेटेज वाले कौन से चैप्टर्स हैं, आपको उन चैप्टर्स पर ध्यान देना है। और जिन चैप्टर्स को आपको लगता है कि हाँ लो वेटेज है और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, तो आप उन्हें छोड़ सकते हैं। ये आप लोग अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। वेटेज मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट, आपको और कौन कौन सी किताबें यूज करनी होती हैं, जो अगर स्टडी मटेरियल की बात करें तो ये किताबों के थ्रू आप बहुत मजबूत अपनी तैयारी कर सकते हैं। सो बस इतना ही था बेटा, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी और डाउट आता है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखकर बताइए, मैं आप लोगों को जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सभी के जवाब मिले। और अगर नहीं भी मिल पाए तो डेफिनेटली आप लोग मेरे से व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है। तो दैट्स इट मेरे गाइस, थैंक यू वेरी मच। एंड इसी के साथ मैं मिलता हूं, अगली एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर आता हूं, जहां पर मैं बात करूंगा आप लोगों से किसके बारे में, कि सेल्फ स्टडी के थ्रू कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो सेल्फ स्टडी के बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में लिखें सेल्फ स्टडी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।